हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में जो कुछ भी होता है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आता है। इसके अंदर हम क्या क्या सीखेंगे? इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारा जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट कैसे होता है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है, डाइकॉट मोनोकॉट देखेंगे, एम्ब्रियो का सीड देखेंगे और फ्रूट देखेंगे। हम आज टॉपिक कवर करेंगे ये तीन: एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, फॉर्मेशन, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट और मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो को थोड़ा स्ट्रक्चर देखेंगे। एक बार मैं फर्टिलाइजेशन को क्विक रिवाइज करा देता हूँ कि हम लोग पहुंचे कहाँ तक हैं। ये मेरा फीमेल पार्ट पिस्टिल है, ऊपर वाला स्टिग्मा, नीचे स्टाइल, ओवरी। पॉलन ग्रेन मैच्योर एंथर से आया, स्टिग्मा पे लैंड किया, पॉलिनेशन हो गया। ठीक, यहाँ तक क्लियर था। अब यहाँ से क्या हुआ था, हमारा पॉलन ट्यूब निकला था, स्टिग्मा से होते हुए, स्टाइल से होते हुए, कंडीशन सारी फुलफिल कर रहा था, ओवरी में आया। ओवरी से जब वो माइक्रोपाइल रीजन से अंदर घुसा तो एक सिनर्जिट में जाके घुस गया और वो सिनर्जिट को डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी में उसने अपने 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस को रिलीज किया। वेजिटेटिव न्यूक्लियस हमारा ओवरी के अंदर आने से पहले ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। जब 2 मेल गैमेट हमारे सिनर्जिट में जाके खुले तो एक मेल गैमेट जाके हमारा एग सेल से जाके फ्यूज हो गया, जो हमारा जाइगोट बनाया। जो हमारा 2 न्यूक्लियाई हैप्लॉइड से न्यूक्लियस से बनने से बना है, इसीलिए इसकी प्लॉइडी हमारी 2n हो गई थी। एक हमारा मेल गैमेट 2 पोलर न्यूक्लियाई से जाके अटैच हुआ था, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहे थे, जो हमारा 3n का फॉर्मेशन न्यूक्लियस कराता था, जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते थे। ठीक, यहाँ तक क्लियर था हमारा फर्टिलाइजेशन। अब आगे जो स्टेप होंगे, जो इवेंट होंगे और जो स्ट्रक्चर मैं बताऊंगा, वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट के अंदर आएगा। इधर देखिए, इसी को मैं थोड़ा और डिटेल में दिखाता हूँ। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूँ जो पूरे इस इवेंट में इस्तेमाल होगा। फीमेल पार्ट का देखिए, जो ऊपर वाला पोर्शन था ये हमारा क्या था, ओवरी था, फूला हुआ पार्ट जो था, याद है कि नहीं? उसके अंदर हमारा ओव्यूल था, जिसे हम फीमेल, जिसके अंदर हमारा एम्ब्रियो सैक था, फीमेल गैमेटोफाइट। तो आपको ये याद रखना है कि जो ओवरी होता है वो आगे जाके फ्रूट बनाता है, फल जो आप खाते हैं। जो ओव्यूल होता है वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन में आगे जाके हम आपका सीड बनाता है, बीजा। ओव्यूल के अंदर हमारा ट्रिपल फ्यूजन से जो बॉडी बनी थी 3n की, जिसे हम प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बोलते थे, शॉर्ट में हम उसे क्या बोलते थे, पेन। उस न्यूक्लियस को सराउंडिंग सेल को हम क्या बोलते थे, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। जो आपकी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है वो आगे जाके डेवलप होगी एंडोस्पर्म में, जो कि आपका नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। ठीक, इसके नीचे हमने यहाँ पर बनाया था माइक्रोपाइल रीजन के पास एग सेल, जहां पर फ्यूजन करके हमारा जाइगोट बना था, याद है ना? जाइगोट हमारा आगे जाके डेवलप होता है फर्टिलाइजेशन के बाद बनने में। जाइगोट आपका बनाता है एम्ब्रियो, जो आगे जाके आपका प्लांट का सारा स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। प्लांट का शूट बनाएगा, लीव्स बनाएगा, रूट बनाएगा। ठीक, ये काम जाइगोट का होता है, जो आगे जाके एम्ब्रियो बनता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सामान था यहाँ का, कि किससे क्या डेवलप होता है। ठीक, इस चीज को आप याद रखिएगा, इतना आप नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं एंडोस्पर्म डेवलपमेंट की ओर। हमारा डेवलपमेंट अब हम सीखेंगे एंडोस्पर्म का। टर्म देखिए, इंडो का मतलब होता है इनसाइड, स्पर्मा का यहाँ मतलब होता है
वैसे तो स्पर्म का जनरली मतलब होता है कि मेल गैमेट, यहाँ पर स्पर्म का मतलब है इनसाइड सीड, यानी इंडो मतलब इनसाइड सीड, सीड के अंदर बनने वाला जो स्ट्रक्चर है उसे हम इंडोस्पर्म कहते हैं। इंडोस्पर्म जो हमारा होता है ये डेवलप होता है माइटोसिस के जरिए, यानी यहाँ पर होगा इक्वेशनल डिवीजन। किसमें होगा? प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल में, जिसमें प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस हमारा रखा हुआ है। माइटोसिस में हमारा जब पेरेंट सेल डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाता है तो जो पेरेंट सेल की प्लॉइडी है और डॉटर सेल की प्लॉइडी है वो सेम रहती है, इसीलिए इसको हम इक्वेशनल डिवीजन भी कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बड़ा करके बनाया है, ये मेरा स्ट्रक्चर एम्ब्रियो सैक का है। ऊपर वाला रीजन मैं बोल रहा हूँ माइक्रोपाइल रीजन, और नीचे वाला रीजन जो बता रहा हूँ चलेजा रीजन है। आप सभी को पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में सारा काम माइक्रोपाइल रीजन के पास होता है। तो हमारा माइक्रोपाइल रीजन के पास हमारा जाइगोट रहता है जो डिप्लॉयड बॉडी होता है, ठीक। उसी की नीचे सेल होती है जिसे हम प्राइमरी इंडोस्पर्म सेल कहते हैं, जिसके अंदर हमारा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है जिसकी प्लॉइडी 3n होती है, ठीक। अब होगा इस प्राइमरी इंडोस्पर्म में माइटोसिस। जब ट्रिप्लॉइड बॉडी 3n डॉटर सेल बनाएगी तो उनकी प्लॉइडी क्या होगी माइटोसिस के जरिए 3n। इतना सबको क्लियर है? तो यहाँ पर मैं इसका डिवीजन करा के दिखा रहा हूँ। ब्लू पेन से अब मैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करूंगा। ये न्यूक्लियस है, एक से कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। इसके आगे इसमें फर्दर माइटोसिस होता है और वो होता चला जाता है, तो मतलब 1 से 2, 2 से 4 बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे, 8 से 16 इस तरह डिवाइड होता चला जाएगा। यहाँ पर कई सारे ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस तैयार हो जाते हैं माइटोसिस के जरिए, जिनमें सबकी प्लॉइडी 3n होती है। यहाँ पर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे, यहाँ पर मैं न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पर सेल वॉल या साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा, यानी सेल्यूलर डिवीजन नहीं हो रहा है। इस तरह के डिवीजन को हम फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं। यहाँ पर केवल न्यूक्लियस डिवाइड होता है और सेल वॉल डिवाइड नहीं होता, यानी इसमें सेल्यूलर जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड नहीं होता। इसको हम सिनोसिटिक के अंदर भी कह सकते हैं। अब देखिए यहाँ 2 से 4, 4 से 8, इस बॉडी को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, क्योंकि यहाँ पर सारे न्यूक्लियाई कैसे हैं? फ्री हैं मूवमेंट में, इसीलिए इसको फ्री न्यूक्लियाई एंडोस्पर्म टर्म कहा गया। यहाँ पर जब कई सारे न्यूक्लियाई हो जाते हैं और जिसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता, फ्री न्यूक्लियाई होते हैं, ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती हैं जिसमें सब न्यूक्लियाइड की प्लॉइडी क्या रहती है? ट्रिप्लॉइड रहेगी, ठीक। इसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी यहाँ केवल न्यूक्लियाई हैं सारे, इसीलिए इसका टर्म न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोला गया। डिवीजन के कुछ समय बाद इसमें सेल्यूलर डिवीजन होता है, यानी अब जो न्यूक्लियाई फ्री घूम रहे थे उसमें उसके साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा, सेल वॉल फॉर्म होगा और सारे न्यूक्लियाई अलग अलग सेल्स में डिवाइड हो जाएंगे। क्लियर हो रही है बात? यहाँ पर अब सेल वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है और कई सारे जो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन थी अब वो मल्टी सेल्यूलर कंडीशन में क्रिएट हो जाती है, जहाँ कई सारे सेल्स हो जाते हैं। हर सेल के न्यूक्लियस की प्लॉइडी ट्रिप्लॉइड होती है। यहाँ पर जो जाइगोट होता है ये डिवाइड नहीं करता, एंडोस्पर्म जब तक यहाँ तक फॉर्म नहीं हो जाता, तो जाइगोट आपका रिमेन डिप्लॉइड बॉडी सिंगल सेल रहती है, ठीक। इसको बना लीजिए। जो नीचे वाली बॉडी है उसे सेल्यूलर एंडोस्पर्म कहते हैं, नोट कर लिया था आपने? अब बच्चों के मन में डाउट आता है कि यहाँ पर जो न्यूक्लियाई है प्राइमरी एंडोस्पर्म का और जाइगोट का जो न्यूक्लियाई है
इसमें से पहले ये न्यूक्लियाई प्राइमोर्डियम न्यूक्लियस का क्यों डिवाइड करता है? सवाल समझ में आ रहा है? डिवाइड तो सर दोनों हो रहा है, मतलब डिवाइड तो दोनों आगे होंगे, लेकिन पहले इसको क्यों डिवाइड करा जा रहा है? जबकि फर्टिलाइजेशन के समय सिंगगैमी में जाइगोट बन रहा था और ट्रिपल फ्यूजन से प्राइमोर्डियम न्यूक्लियस बन रहा था, तो आप इतना सारा बवाल क्यों कर रहे हैं, मेहनत क्यों कर रहे हैं? जाइगोट को लीजिए, डिवाइड कराइए और उसी से पूरा प्लांट बॉडी बना दीजिए। तो बेटा ये पॉसिबल नहीं होता। जाइगोट को डिवाइड करने के लिए चाहिए होगा एनर्जी, और एनर्जी चाहिए, एनर्जी लेने के लिए कोई चीज से एनर्जी लेगा तभी तो उसको एनर्जी मिलेगी डिवाइड करने की। तो वो जो एनर्जी, वो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, वो आपका ये एंडोस्पर्म प्रोवाइड कराता है। ये एंडोस्पर्म जब इतना फॉर्म हो जाता है, इसके बाद जो जाइगोट है आपका, ये अब आपके इसके बाद डिवीजन शुरू करता है, क्योंकि अब इसके पास खाने पीने का सामान तैयार हो गया है, अब इसको केवल डिवाइड करना है। समझ में आया? तो यहाँ पर एंडोस्पर्म का दो मेजर काम होता है। पहला काम रहता है कि रिजर्व फूड मटेरियल प्रोवाइड कराता है, और दूसरा काम है नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जाइगोट से जो एम्ब्रियो बनता है। ठीक, नोट कर लीजिए। आपने नारियल पानी पिया है, सब बच्चों ने पिया होगा, नारियल देखा है। नारियल के अंदर जो लिक्विड रहता है, जो पानी आप पीते हैं, वो आपका न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रहता है। उसमें जो जितना पानी है वो सब फ्री न्यूक्लियाई है, उसमें सेल वॉल का डिवीजन नहीं होता। उस पे जब सेल वॉल का डिवीजन स्टार्ट होता है, यानी सेलुलर एंडोस्पर्म के फॉर्म होता है, तो आपने देखा होगा नारियल में किनारे किनारे व्हाइट कलर की लेयर लगी होती है, जिसे आप गरी कहते हैं, जो आप खाते हैं, आपको अच्छी लगती होगी, मीठी मीठी। वो जो गरी है, जब न्यूक्लियस का, एंडोस्पर्म का न्यूक्लियस सेल वॉल फॉर्म करने लगता है, तो आउटर वाले जो आपके न्यूक्लियस हैं, वो सेल वॉल फॉर्म करके इस तरह का व्हाइट कर्नल बना देते हैं, जिसे आप गरी भी कहते हैं। और जो बीच में हिस्सा पीने वाला रहता है, वो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रहता है। ठीक, इसका एग्जाम्पल क्या रह जाएगा आपका? कोकोनट। ये व्हाइट कर्नल हो गया आपका। समझ आ रहा है ना? ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर, जो है हमारा जाइगोट का डिवीजन। क्योंकि अब हमारा खाने पीने का सामान तैयार हो गया है, अब इस खाने पीने को ये लेगा और खुद डिवाइड करेगा। एम्ब्रियो स्टार्ट होने से पहले हम लोग एक चीज यहीं पर देख लेते हैं कि जो एंडोस्पर्म है हमारा, जब जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, तो हमारा एंडोस्पर्म उसको नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है, भोजन प्रोवाइड कराएगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। तो एंडोस्पर्म का अमाउंट कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसमें देखा गया है कि कई सारे सीड्स में जो मैच्योर हो जाते हैं, उसमें कुछ सीडों में एंडोस्पर्म पाया जाता है, कुछ सीडों में एंडोस्पर्म नहीं पाया जाता, कुछ में पाया जाता है, कुछ में नहीं पाया जाता। जो इसमें पाया जाता है एंडोस्पर्म, वो आगे जाके जब सीड सॉइल से जर्मिनेट करता है और पेड़ बनने की शुरुआत होती है, तब वो इस्तेमाल में ले लेता है। और जिसमें कंज्यूम हो जाता है पूरा, उसमें जब सीड मैच्योर होता है तो उसमें एंडोस्पर्म दिखाई नहीं देता, यानी खत्म हो जाता है पूरा। तो इसके बेसिस में हमने मैच्योर सीड को दो पार्ट में बांट लिया। एक पार्ट को मैंने बोला एंडोस्पर्मस सीड, या जिसमें मैच्योर सीड जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है। एक मैंने बोला नॉन एंडोस्पर्मस सीड, जिसमें एंडोस्पर्म अब्सेंट है, इसीलिए टर्म मैंने लगाया नॉन। इसको एक और चीज बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड। नॉन मतलब नहीं, एक्स मतलब नहीं, नॉन मतलब नहीं, यानी इन सब में सीड के अंदर
इंडोस्पर्म एब्सेंट होगा। किसमें बात कर रहे हैं? मैच्योर सीड में। इसके एग्जाम्पल में मोस्टली डाइकॉट आते हैं। मैंने टर्म इस्तेमाल किया, ध्यान दीजिएगा, मोस्टली बोला है, मतलब कुछ एक्सेप्शन है इसमें। इसमें एग्जाम्पल जैसे आपने खाया होगा मटर, मूंगफली, पी, बी, ग्राउंडनट, मस्टर्ड। अगर आपको याद करने में दिक्कत हो तो इसका थोड़ा इस तरह याद कर लीजिएगा, पबजी, पी, बी, ग्राउंडनट, ठीक। जिसमें इंडोस्पर्म रिमेन रहता है या बचा रहता है उसे बोलते हैं इंडोस्पर्मस सीड या एल्ब्यूमिनस सीड। ये इसमें हमारे मोस्टली मोनोकॉट आते हैं। इसमें भी टर्म देखिए क्या इस्तेमाल किया है, मोस्टली, यानी ज्यादातर तो मोनोकॉट होंगे लेकिन कुछ होंगे जो नहीं ये शो करेंगे। इसका एग्जांपल आपका कोकोनट, अभी आपने देखा नारियल पानी, आपने देखा होगा भुट्टे में जो छोटे छोटे कॉर्न लगे रहते हैं, गेहूं देखा है आपने, कास्टर और बार्ली, इन सब में जो निंडोस्पर्म है वो मैच्योर सीड में प्रेजेंट होता है। इसको आप बना लीजिए पूरा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट, हमने देखा था कि अपने एम्ब्रियो सैक रीजन में यहाँ पर हमारा माइक्रोपाइल जिस तरफ होता है वहीं पर हमारा जाइगोट रहता है। जाइगोट की प्लॉइडी हमारी डिप्लॉइड रहती है क्योंकि ये सिंगैमी से फॉर्म होता है। हमने देखा था कि जो हमारा इंडोस्पर्म है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो माइटोटिकली डिवाइड करके कई सारी सेल्स बना देता है जो कि सब ट्रिप्लॉइड होती हैं, जो बाद में नरिशमेंट प्रोवाइड कराती है जाइगोट को एम्ब्रियो बनाने में। ठीक, आपका भोजन तैयार है। अब यहाँ से आपकी जाइगोट डिवाइड होगी माइटोटिकली। जाइगोट में माइटोसिस होगा तो जो डिप्लॉइड बॉडी है वो आगे जाके भी डिप्लॉइड रहेगी क्योंकि डॉटर सेल्स माइटोसिस में सेम रहती हैं। अब यहाँ पर जो आपका जाइगोट है, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह केवल जाइगोट के बारे में बताऊंगा। ठीक, ध्यान दीजिए इधर। जाइगोट की सेल्स को मैंने बनाया, माइटोटिकली डिवाइड करी, ये एक सेल बन गई। ठीक, एक से दो हो जाती हैं, ये दूसरी सेल बन गई। देखा गया है कि जब जाइगोट डिवाइड होता है तो एक सेल जो होती है वो बड़ी होती है जिसे लार्ज सेल कहते हैं, जिसको हम एक और नाम देते हैं सस्पेंसर सेल्स। देखा गया है जो दूसरी सेल्स है जो माइटोटिकली डिवाइड है वो छोटी होती है दूसरे के कंपैरिजन में, जिसे हम एम्ब्रियो सेल भी कह देते हैं। अब जो आपकी लार्ज है सेल सस्पेंसर सेल्स है, ये आगे जाके माइटोटिकली डिवाइड होती है और कई सारी सेल्स फॉर्म करती है। ठीक, देखिए आपकी, लेकिन जो आपकी एम्ब्रियो सेल है वो वैसे की वैसी ही रहती है। जब इसमें और डिवीजन होता है तो सस्पेंसर सेल्स जो है आपकी वो डिवाइड होके कुछ इस तरह का फॉर्म करती है। अब यहाँ पर आपका जो छोटी वाली सेल्स है जिसे हम एम्ब्रियो सेल्स भी कहते हैं, यहाँ पर वो माइटोटिकली डिवाइड करके कई सारी सेल्स में फॉर्म करती है, जिसमें सबकी प्लॉइडी कैसी रहेगी, इन सब में बन रही है डिप्लॉइड। ऊपर जो सेल्स बनती हैं उसके नीचे एक और सेल बन जाती है। देखिए ये एक ऊपर की लेयर दिख रही है, एक नीचे की लेयर दिख रही है। ऊपर की जो सेल्स हैं उन्हें हाइपोबेसल सेल्स कहते हैं। ये आगे जाके हाइपोकॉटिल बनाती है सीड, मैच्योर सीड में। ठीक, नीचे वाली सेल्स है इन्हें हम बोलते हैं इपीबेसल सेल्स। इपी मतलब नीचे, ये आगे जाके इपीकॉटिल बनाती है। ये आप मैच्योर सीड्स में देखेंगे, जो मैच्योर एम्ब्रियो होगा उसमें कहाँ ये रिप्रेजेंट होता है। ठीक, इस स्ट्रक्चर को प्रो एम्ब्रियो कहते हैं। इसके आगे जब सस्पेंसर सेल्स वापस से वैसे ही बना दो, आपने नोटिस किया होगा जो आपकी एम्ब्रियो सेल है और जो सस्पेंसर सेल है, देखिए सस्पेंसर सेल एम्ब्रियो सेल को नीचे धक्का दे रही है। नीचे धक्का दे रही है, धक्का दे रही है मतलब किसके पास भेज रही है, इंडोस्पर्म के पास भेज रही है। समझ पा रहे हैं ना। यहाँ पर आपकी जो नीचे की सेल्स होती हैं वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। जब हमने देखा था तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। ये सब क्या है, छोटी सेल्स हैं। इस स्ट्रक्चर को ग्लोबुलर एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक, अब आपको एक बात याद रखनी है कि इस स्ट्रक्चर के बाद से वेरिएशन स्टार्ट होता है। इसका डिवीजन दो तरह से होता है।
इसीलिए इस ग्लोबुलर एम्ब्रियो तक ही जो आपका एम्ब्रियो का प्रोसेस है बनने का वो सेम होता है। इसके बाद ग्लोबुलर एम्ब्रियो के बाद आपका दो तरह से डिवीजन होता है और एक आपका जो डिवीजन होके बनेगा उसे बोलते हैं आप डाइकॉट एम्ब्रियो और एक बनेगा उसे बोलते हैं आप मोनोकॉट एम्ब्रियो। ठीक समझ में आ रहा है? जो आपका डाइकॉट एम्ब्रियो है उसको आगे मैं दिखाता हूं कि कैसे फॉर्म हो रहा है। ऊपर की सेल्स आपकी सस्पेंसर सेल्स हो गई। डाइकॉट एम्ब्रियो में आपका नीचे दिलनुमा यानी हार्ट शेप स्ट्रक्चर बनता है। हार्ट शेप। जब इसका आगे डिवीजन होता है और आगे इसको जब ये डिवाइड होती है तो ऊपर की सस्पेंसर सेल्स तो आपकी वैसी रहेंगी। तो देखा गया है कि जो आपका हार्ट शेप का नीचे का जो साइड है वो कुछ इस तरह का रिप्रेजेंट हो जाता है। ये देखिए, ये देखिए दो टुकड़ा लग रहा है, दो हिस्सा लग रहा है। इसी स्ट्रक्चर को कॉटिलिडॉन कहते हैं। और जो इधर यहाँ पर स्ट्रक्चर है ये आपका एम्ब्रियो में ऊपर कहीं कुछ होगा, नीचे कुछ होगा, ये इसको और डिटेल में देखेंगे। ठीक इसी तरह मोनोकॉट में भी डिवीजन होता है और आपका सस्पेंसर सेल्स इस तरह रहेगा। इसमें केवल एक कॉटिलिडॉन बनता है, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया था? मोनोकॉट दिया गया था। यहाँ पर दो कॉटिलिडॉन बन रहे हैं इसीलिए इसका क्या नाम दिया? डाइकॉट या डाइकोटिलिडॉन। यहाँ एक कॉटिलिडॉन बन रहा है इसीलिए इसका क्या नाम दिया? मोनोकॉटिलिडॉन या मोनोकॉट। ठीक बना लीजिए, इसको पूरा बना लीजिए। अब जो स्ट्रक्चर है हमारा डाइकॉट का यहाँ पर मैंने बताया था एम्ब्रियो का, उसको मैं थोड़ा बड़ा करके एक एक उसका पॉइंट बताता हूँ कि कहाँ क्या पाया जाता है। ठीक आपको डाइकॉट एम्ब्रियो और मोनोकॉट एम्ब्रियो को जानने के लिए आपको सबसे पहले एक्सिस के बारे में पता होना चाहिए। क्लास 11th में आपके दो एक्सिस आपने पढ़े होंगे, एक होगा एम्ब्रियोनल एक्सिस और एक कॉटिलिडॉन का एक्सिस। ठीक अगर ये दोनों पता है तो आपका ये टॉपिक हो जाएगा। अगर नहीं पता है तो इधर देखिए, देखिए ये मैं एक शीट बना दे रहा हूँ। ऊपर वाला पोर्शन जो आगे जाके शूट बनाएगा इसे प्लूम्यूल कहते थे। ठीक थोड़ा बहुत याद है। नीचे वाला पोर्शन जो आगे जाके रूट बनाता था, जड़ बनाता था, उसे रेडिकल कहते थे। अगर मैं डाइकॉट की बात करता हूं तो उसमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनता था। ये एक कॉटिलिडॉन और ये दूसरा कॉटिलिडॉन, इसीलिए इसको क्या बोलते थे? डाइकॉट बोलते थे। अब देखिए मेरी तरफ, एक्सेस ध्यान दीजिए। प्लूम्यूल और रेडिकल को जोड़ने वाली लाइन एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाती है। क्या बोला? प्लूम्यूल और रेडिकल को जोड़ने वाली लाइन एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाती है। ठीक अब कॉटिलिडॉन जहां से निकले हैं, देखिए एक कॉटिलिडॉन और दूसरा, इसे बोलते हैं लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन, मतलब यहां से कॉटिलिडॉन निकले हैं। ठीक लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन, इतना आपको पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की ओर, जो है डाइकॉट एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। ठीक ध्यान दीजिए इधर, ये जो आप फूला हुआ बड़ा पोर्शन देख रहे हैं, देखिए ये कितनी है? एक फूला हुआ पोर्शन है, ये एक है और ये दो है। इसीलिए इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं टू कॉटिलिडॉन। टर्म देखिए डाई, डाई का मतलब ही होता है टू और कॉटिल शॉर्ट में कॉटिलिडॉन को कहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर आपका खाना पानी रहता है।
यहाँ पर मैं पहले ऊपर वाला पोर्शन जो है, जो रूट शूट बनाएगा कि शूट बनाएगा, शूट बनाएगा, उसे प्लूम्यूल बोलते हैं। सबको पता है प्लूम्यूल को एक और नाम है स्टेम टिप, यानी ये जब पेड़ बनेगा तो उस तने का आखिरी हिस्सा होगा। नीचे वाला पोर्शन को बोलते हैं रेडिकल, जिसका एक और नाम होता है रूट टिप, क्योंकि ये जड़ों का आखिरी हिस्सा होता है। अब इधर ध्यान दीजिए, प्लूम्यूल और रेडिकल को जोड़ने वाली लाइन एम्ब्रियोनल एक्सिस कहलाती है। कॉटिलेडॉन जहां से निकलता है वो लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन है कि नहीं? अब देखिए, एम्ब्रियोनल एक्सिस जो लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन के ऊपर है, ध्यान दीजिए, फिर से बोल रहा हूं, एम्ब्रियोनल एक्सिस है यहां से यहां, ये लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन है। तो ये लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन एम्ब्रियोनल एक्सिस को देखिए दो हिस्से में तोड़ा, एक ऊपर का हिस्सा हो गया, एक नीचे का हिस्सा हो गया। जो ऊपर का हिस्सा है उसे बोलते हैं इपीकॉटिल। टर्म इपी का मतलब होता है ऊपर, कॉटिल मतलब कॉटिलेडॉन। ये हमारा एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर पाया जाता है, और इसी का छोर या इसी का किनारा या इसी का आखिरी हिस्सा प्लूम्यूल कहते थे, जो स्टेम टिप है, जो एंड ऑफ इपीकॉटिल है। जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम हाइपोकॉटिल कहते हैं। टर्म हाइपो का मतलब ही होता है नीचे, किसके नीचे? कॉटिल के नीचे। ठीक, ये आपका सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। क्यों सिलेंड्रिकल बोला? क्योंकि ये 2D डायग्राम में दिखाया हूं, असली में तो ये 3D में है। ये 3D स्ट्रक्चर है, पूरा 3D में है, तो कुछ देखिए इस तरह सिलेंडर की तरह बना होगा। इसीलिए ये जो आपका हाइपोकॉटिल है सिलेंड्रिकल पोर्शन है और कॉटिलेडॉन के नीचे है। ठीक, नीचे देखिए ये मैंने बनाया है रूट, रेडिकल रूट टिप के नीचे काला कलर का हिस्सा, इसे बोलते हैं रूट कैप। ये आपको रूट को बचाता है। जब अंडरग्राउंड जाता है रूट जमीन के अंदर तो ये टूट न जाए, क्योंकि यहाँ आपकी मेरिस्टम होती है, याद है कि नहीं? वही तो डिवाइड कर करके नीचे जाती है, तो उसको बचाने के लिए क्या लगा रहता है आपका? रूट कैप, जो क्या कवरिंग प्रोवाइड कराता है रूट टिप को। ठीक, अब इसको बना लीजिए। अब हम सीखेंगे मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में। टर्म आप पकड़िए, यहाँ पर भी देखिए लिखा है मोनो, इसका मतलब मोनो कहीं भी दिखे मतलब होता है वन। कॉट शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यहाँ पर कॉट का मतलब होता है कॉटिलिडॉन, यानी यहाँ पर एक कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होगा। उस तरह के एम्ब्रियो को मोनोकॉट एम्ब्रियो कहते हैं। जब उसका स्ट्रक्चर देखा गया तो कुछ जनरली मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चर कुछ इस तरह दिखाई दिया सीट के अंदर। इसके अंदर भी एक बार हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्लास 11 में आपने देखा होगा, नहीं देखा तो इधर देखिए कि एम्ब्रियोनल एक्सिस कहाँ होती है। आप सभी को पता है कि ऊपर वाली जो लेयर है ये आपकी प्लूम्यूल हो गई, है ना? अभी पहले बात किया था, जो शूट बनाएगा और लीव्स बनाएगा। नीचे वाले पोर्शन आपका रूट हो जाएगा, रेडिकल, जो रूट बनाएगा। ये जो आपकी लेयर है बीच से जो निकली हुई, जिससे आपका कॉटिलेडॉन निकलता है, इसे आप क्या बोलते हैं? लेवल ऑफ कॉटिलेडॉन। इसमें केवल देखिए एक ही कॉटिलेडॉन निकला है, इसीलिए इसमें टर्म वन यूज होता है, यानी मोनो, मोनोकॉटिलेडॉन। देखिए यहाँ पर एक छोटा सा मैंने बनाया है, ये छोटा सा जो स्ट्रक्चर है ये रेमिनेंट है, मतलब हिस्सा है दूसरे कॉटिलेडॉन को जो डेवलप नहीं हुआ है। इसमें केवल एक ही कॉटिलेडॉन तैयार होता है। इसमें और भी कुछ एडाप्टेशन होते हैं, जैसे कि रेडिकल में रूट कैप तो प्रेजेंट होती है, इसमें एक और प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे बोलते हैं कोलियोराइजा। इसी तरह प्लूम्यूल में एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे बोलते हैं कोलियोप्टाइल। ठीक, ये आपका जो प्लूम्यूल से रेडिकल की ओर जाने वाला जितने भी हिस्सा है उसको वो एम्ब्रियोनल एक्सिस के अंदर आता है, यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लूम्यूल एंड रेडिकल इज एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक, ये जनरल वे हो गया।
अब इसको मैं इसमें दिखाता हूँ आपको कहाँ क्या पर प्रेजेंट है। सबसे पहले तो आपकी इसमें ये ऊपर वाला हिस्सा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कोलियोप्टाइल। ये आपका बनाता है लीफ, ठीक, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हिस्सा देखिए पत्ती जैसा दिख रहा है, लेकिन पत्ती होता नहीं है, ये सीड के अंदर एम्ब्रियो मैच्योर हुआ। जब सीड जमीन के अंदर रहेगा और उसमें जर्मिनेशन यानी सीड फट के पेड़ का निकलने की शुरुआत होगी, तो जो सबसे पहली पत्ती है, जो सबसे पहला ग्रीन पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस करेगा, वो आपका कोलियोप्टाइल होगा, ठीक। इसीलिए इसको एक और टर्म दिया जाता है लीफ प्राइमोडियम। प्राइम मतलब सबसे पहले, जो सबसे पहले लीफ बने, लीफ प्राइमोडियम। ये हॉलो फोलियल स्ट्रक्चर होता है, ठीक। अब आप देखिए इसमें जो एक स्ट्रक्चर बना है कुछ इस तरह का। आप कोई से लड़ने जाते हैं तो आप ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर एक बड़ा सा लेयर रहता है, किसे क्या बोलते हो, शील्ड, मतलब लड़ो मारो हमको कुछ हो ना, शील्ड लगी है। इसी तरह देखिए ये अगर आप इसको केवल एम्ब्रियो मानेंगे और इसमें देखिए ये ऐसे शील्ड की तरह लगा हुआ है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर पाया जाता है ग्रास में, ठीक। ये देखिए केवल एक ही कॉटिलिडॉन है इसमें, इसीलिए इसमें सिंगल कॉटिलिडॉन होता है यानी 1। ये देखिए यहाँ पर जो बड़ा कॉटिलिडॉन होना चाहिए वो प्रेजेंट नहीं होता, रेमिनेंट फॉर्म में होता है। यहाँ पर उसको टर्म दिया जाता है रेमिनेंट कॉटिलिडॉन को इपीब्लास्ट। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक। अब ये कॉटिलिडॉन के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं, जो ग्रास फैमिली में होता है। इसी कॉटिलिडॉन को शील्ड शेप होता है, इस वजह से इसे एक और टर्म दिया गया स्कटलम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, स्कटलम बोला जाता है, ठीक। ये आपका लैटरल होता है, सिंगल होता है। सिंगल तो आप देख लिए हैं, लैटरल मतलब अगर आपकी ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है तो इसके ये इधर साइड पाया जाता है, यानी एक तरफ लैटरल साइड, इसीलिए इसमें लैटरल टर्म इस्तेमाल हुआ है। समझ में आया? अब देखिए ये आपका लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन है जहां से आपका स्कटलम अराइज होता है। ये देखिए ये लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन हो गया आपका। लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन को आपको पता है ऊपर जितना भी पोर्शन होता है वो एपिकॉटिल के अंदर आता है, पहले बात हो चुकी है। इपी मतलब ऊपर, लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन के जो ऊपर होगा वो एपिकॉटिल होगा, लेवल ऑफ कॉटिलिडॉन के जो नीचे होगा वो हाइपोकॉटिल होंगे, ठीक। तो नीचे वाले टर्म क्या बोल दिया, हाइपोकॉटिल आ गया, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन। अब इसमें जो ऊपर का पोर्शन है एपिकॉटिल में, एपिकॉटिल में दो चीज आ जाती है। एक ये पोर्शन आपका कहलाता है शूट अपेक्स, और जो ऊपर आपका लीफ प्राइमोडियम है वो आ जाता है कोलियोप्टाइल, यानी इसमें दो चीज आती है, ठीक। आपका हाइपोकॉटिल जो नीचे वाला पोर्शन है इसमें प्रेजेंट होता है आपका रेडिकल। रेडिकल जो रूट बनाता है, यानी उसको रूट टिप भी बोलते हैं, रेडिकल को बोलते हैं कि नहीं, पहले बात हुई थी। रेडिकल के नीचे जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है जब ये अंडरग्राउंड जाता है जमीन में, तो उसको बोलते हैं रूट कैप, जो मेरिस्टेमेटिक के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। मोनोकॉट में एडेप्टेशन क्या है, मोनोकॉट में अंतर क्या है, इसमें कोलियोराइजा पाया जाता है जो और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है रूट कैप के नीचे होता है, जो रूट को प्रोटेक्शन कराता है नीचे जाने में, जो सबसे पहले सीड के जर्मिनेशन में फॉर्म होता है। और यहाँ पर लीफ जो ऊपर वाला पोर्शन है उसमें सबसे पहले आपका क्या फॉर्म होता है, कोलियोप्टाइल फॉर्म होता है, जो क्या बनाता है, लीफ बनाता है, ठीक। नोट कर लीजिए।